माँ जी, इस बार बाबूजी ने पेंशन के पैसे नहीं दिए हैं। आज 7 तारीख हो गई है। उनसे कह दीजिए कि घर में कितने खर्चे होते हैं, आज ही बैंक से पैसे निकाल कर दे दें। सरोज जी की बहू कविता ने उन पर ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहा। बहू, इस बार तुम्हारे बाबूजी ने हम दोनों की तीरथ घूमने के लिए बुकिंग करवा ली है। हम दोनों जा रहे हैं, इसलिए इस बार पैसे नहीं दे पाएंगे। बड़ी हिम्मत करके सरोज जी अपनी बहू से इतनी सी बात कह पाई, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी बात खत्म की, कविता गुस्से में चीखते हुए बोली, क्या तुम दोनों घूमने जा रहे हो? शर्म नहीं आती? इस उम्र में घूमते हुए चुपचाप घर में रहा करो, जैसे बाकी बूढ़े लोग रहते हैं। घर के एक कोने में बैठो, खाना खाओ और घर की रखवाली करो। इससे ज्यादा तुम्हें और क्या चाहिए? इस उम्र में घूमने का शौक चढ़ा है। कहीं बाहर जाकर बीमार होकर आ गए तो समझ लेना मैं तुम्हारी सेवा नहीं करूंगी। पड़े रहना फिर अपने कमरे में। आने दो तुम्हारे बेटे को, अभी बताती हूँ उसे कि दोनों बूढ़े बूढ़ी कैसे फिजूल खर्ची करने लगे हैं। हमसे बिना पूछे घूमने का प्लान बना लिया और ऊपर से टिकट भी करा ली। आखिर हिम्मत कैसे हुई तुम दोनों की? बहू की बातें सुनकर सरोज जी को समझ में आ गया था कि बेटे के आने के बाद घर में बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है, क्योंकि हमेशा से यही होता आया था कि पेंशन के पैसे गोपाल जी को अपनी बहू को देने पड़ते थे और बहू उन्हीं पैसों को अपने हिसाब से खर्च करती थी। कितना पैसा कहाँ लगेगा, किस चीज पर खर्च होगा, यहाँ तक कि जिनके पैसे थे उन्हें भी कितने पैसे खर्च करने के लिए देने हैं, यह फैसला भी वही करती थी। अगर सरोज जी का कभी कुछ खरीदने का मन करता तब भी गोपाल जी अपनी पत्नी को कुछ खरीद कर नहीं दे पाते थे। एक बार गोपाल जी ने अपनी पत्नी को तीज पर चुपके से एक साड़ी दिला दी थी। अगले ही दिन कविता गुस्से से बोली थी, पेंशन के पैसों का क्या किया आपने? कहाँ खर्च कराए? बहू तुम्हारी सास के लिए तीज पर एक साड़ी ले आया था। बहुत दिनों से उसने अपने लिए कुछ लिया नहीं था। हमेशा कहती रहती थी कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैंने देखा था कि उसके पास पहनने के लिए गिनी चुनी चीजें ही बची हैं। हर शादी ब्याह में वही पुरानी 2 साड़ियां पहन कर जाती थी, इसलिए सोचा इस बार कुछ दिला दूं। अब इस उम्र में नई चीजें पहनकर क्या करेगी माँ जी? घर में छोटे बड़े कितने खर्चे होते हैं, बिजली का बिल, बच्चों की फीस, गैस का खर्चा, दूध वाला, दवाई वाला। आप लोगों को क्या पता शहर में घर चलाना कितना मुश्किल होता है। पूरी जिंदगी तो गांव में रहे हो। सरोज जी यही सब याद करके घबरा रही थी। इस बार तो गोपाल जी ने पूरे पैसे ही टिकट कराने में खर्च कर दिए थे और कुछ रकम अपने पास यात्रा के लिए रख ली थी। शाम को जैसे ही सरोज जी का बेटा नितिन ऑफिस से घर आया, कविता ने उसे सारी बातें नमक मिर्च लगाकर बता दी। ये सुनते ही नितिन गुस्से से अपने माता पिता के कमरे में आया और ऊंची आवाज में बोला, पिताजी, मैं क्या सुन रहा हूँ? इस महीने की 7 तारीख हो गई है और आपने अभी तक पैसे नहीं दिए। ऊपर से हमसे पूछे बिना सारे पैसे घूमने में उड़ा दिए। अब बताएं इस महीने का खर्चा कैसे चलेगा? मैं अपने पैसों से आपको मुफ्त में खाना नहीं खिलाऊंगा। अगर पैसे नहीं दोगे तो इस घर में रोटी भी नहीं मिलेगी। और इस उम्र में घूमने जाने की क्या जरूरत थी? आराम से घर पर नहीं बैठ सकते थे? ज्यादा घूमने का मन था तो पास वाले मंदिर तक चले जाते। लेकिन इस बार गोपाल जी चुप रहने वालों में से नहीं थे। उन्होंने भी मन बना लिया था कि आज अपने बेटे को सब कुछ साफ साफ सुनाकर रहेंगे। हमेशा बेटे बहू की बातें सुनकर चुप हो जाते थे, लेकिन आज नहीं। गोपाल जी ने बेटे की आंखों में देखते हुए कहा, क्यों बेटा, हमारा घूमना तुम्हें दिखाई देता है लेकिन अपना घूमना नहीं दिखाई देता। हर इतवार को तुम दोनों मॉल जाते हो, बाहर खाना खाते हो, बच्चों को गेम जोन घुमाते हो, तब खर्चा नहीं बढ़ता। हम दोनों तो घर में दाल रोटी बनाकर खा लेते हैं। हमारी 2 रोटियों से तुम्हारे खर्चे बढ़ जाते हैं, लेकिन तुम्हारे शौक पूरे करने से नहीं। 2 महीने पहले ही तो तुम लोग शिमला घूम कर आए थे। तुम 4 लोगों की ट्रेन और होटल का कितना खर्च हुआ था, ये भूल गए क्या? हमने तो कभी तुमसे सवाल नहीं किया कि कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। फिर आज हम अपने ही पैसों से कहीं जा रहे हैं तो इतनी परेशानी क्यों हो रही है तुम्हें? पिताजी, मैं अपने पैसे खुद कमाता हूँ और उन्हीं पैसों से घूमने जाता हूँ। नितिन गुस्से में बोला, तो मैं भी कौन सा तुमसे मांग रहा हूँ? मैं भी अपने पैसों से ही घूमने जा रहा हूँ, तुमसे तो एक नहीं मांगा। गोपाल जी का जवाब सुनकर नितिन का चेहरा तमतमा गया। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि उसके माता पिता आज पहली बार उसे जवाब दे रहे हैं। ठीक है पिताजी, अगर आपको घूमना ही है तो एक बात समझ लीजिए, इस घर में मुफ्त रहना अब मुश्किल होगा। खर्चे के लिए पैसे दोगे तभी खाना मिलेगा। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आप लोगों पर खर्च करता रहूं और ऊपर से आपके घूमने के शौक भी पूरे करूं।
इतना कहकर बेटा कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन बहू भी कहाँ चुप रहने वाली थी। वह सरोज जी को सुनाते हुए बोली, देख लिया आपने, दिन रात मेहनत करता है मेरा पति, लेकिन वह आपको दिखाई नहीं देता। बस हम लोग कहीं घूम आए तो तकलीफ होने लगती है। घर में 2 बच्चे हैं, उनका भविष्य है, कुछ पैसे बचाकर रखने चाहिए या नहीं? लेकिन आप लोगों को तो बस अपने शौक पूरे करने हैं। इस उम्र में घूमने का इतना शौक क्यों है? चुपचाप से घर पर रहो। अगर कहीं बीमार होकर आ गए तो समझ लेना मैं तो तुम्हारी सेवा नहीं करने वाली हूँ। इतना कहकर बहू भी अपने कमरे में पैर पटकते हुए जाने लगी। तो तभी गोपाल जी ने बहू से कहा, बहू तुम्हारी सास इस घर में क्या काम नहीं करती? सुबह से रात तक लगी रहती है, तब तो तुम्हें नहीं लगता कि वह बीमार हो जाएंगी? आज घूमने की बात आई तो बीमारी याद आ गई। गोपाल जी की बात सुनकर कविता मुंह बनाकर वहां से चली गई। सरोज जी एक कोने में बैठकर रोने लगी। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने पति से कहा, सुनो जी, मुझे लगता है हमें अपने घूमने का कार्यक्रम रद्द कर देना चाहिए। नहीं तो बहू बेटा हमें जीने नहीं देंगे, रोज ताने देंगे, 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल कर देंगे। गोपाल जी अपनी पत्नी को समझाते हुए बोले, तुम चिंता मत करो सरोज, मेरे रहते अब कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। बहुत सुन लिया हमने, जब अपने लिए खर्च करते हैं तो ठीक है, और अगर हम अपने लिए थोड़ा सा खर्च कर ले तो सबको परेशानी होने लगती है। ये गलत है। अगर आज भी चुप रहे तो जिंदगी भर हमें इसी तरह दबाकर रखेंगे। सरोज जी को वह दिन याद आ गया जब उनके पति ने पहली बार कहीं घूमने की इच्छा जताई थी। तब उन्होंने खुद कहा था, मन तो मेरा भी करता है कहीं जाने का, लेकिन घर के इतने काम है, बहू बेटा नाराज हो जाएंगे। और आज वही हुआ था। जैसे ही घूमने की बात पता चली, घर में तूफान आ गया। गोपाल जी धीरे से बोले, सरोज मेरी एक ख्वाहिश थी, बचपन में जब आसमान में हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज उड़ते देखता था तो उसमें बैठने का बहुत मन करता था, लेकिन तब घर की हालत अच्छी नहीं थी क्योंकि मेरे माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, तब जाकर मुझे नौकरी मिली। फिर नौकरी मिली तो बच्चों की जिम्मेदारियां आ गई। फिर तो हम दोनों ने अपनी सारी मेहनत, सारी कमाई अपने बेटे पर खर्च की कि मेरा बेटा अच्छे से पढ़ लिख जाए। उसको अच्छा पहनने को दिया, अच्छा खाने को दिया। उसकी पढ़ाई में जितना भी खर्चा आए उसका मैं पहले से ही इंतजाम करके रखता था कि कहीं मेरे बेटे की पढ़ाई में कोई कमी ना रह जाए, कहीं पैसों की कमी की वजह से पीछे ना रह जाए। इसलिए हमेशा अपने खर्चे को काटकर मैंने अपने बेटे को हमेशा आगे बढ़ाया। उसने जब भी जितने भी पैसे मांगे मैंने उतने पैसे उसको दिए, और एक तनख्वाह में बेटे को पढ़ाना, घर के खर्चे चलाना, बूढ़े माता पिता की देखभाल करना, ये सब किस तरह से मैंने किया है ये तो हम दोनों ही जानते हैं। बेटे को तो ये कुछ याद भी नहीं है। सोचा था कि बुढ़ापे में आराम से रहेंगे, बच्चों की जिम्मेदारी से भी फ्री हो जाएंगे, लेकिन बुढ़ापे में तो बेटे ने हमारे ऊपर ही बंधन लगा दिए हैं, हर जगह आने जाने से रोक दिया है। इतना तो हम उस समय पर भी नहीं बंधे थे जिस समय हमारे कंधों पर जिम्मेदारियां थीं। आज हम अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए हैं, लेकिन बहू बेटे हमें मुक्त होने नहीं देना चाहते। तुम रसोई में आज भी लगी हो और बहू मेरे पेंशन के पैसे लेकर मुझे ही आंखें दिखाती है। ये सब कुछ मुझे पसंद नहीं आ रहा, तो क्या करें? अब हमारी किस्मत यही है, हमें ऐसे ही रहना होगा पूरी जिंदगी। सरोज जी उदास होते हुए कहती हैं, नहीं सरोज, मैं अब ऐसे नहीं रह सकता हूँ। मैंने कुछ सोचा है और उसको मैं करके ही रहूंगा। सरोज जी आशा भरी निगाहों से अपने पति की तरफ देखती हैं और कहती हैं, आपने क्या सोचा है? दूसरे ही दिन गोपाल जी अपना और अपनी पत्नी का जगन्नाथपुरी जाने का टिकट करा लाए, वह भी हवाई जहाज से। गोपाल जी को हर महीने 28,000 रुपये पेंशन मिलती थी, जिसमें से उन्होंने 1,000 रुपये की टिकट करवाए और बाकी पैसे अपने पास रख लिए। टिकट देखकर सरोज जी घबरा गई, इतने पैसे खर्च कर दिए, अब बहू क्या कहेगी? तुम चिंता मत करो, अब मैं किसी से डर कर नहीं रहूंगा। अगली सुबह सरोज जी रसोई में नाश्ता बना रही थी। घर का माहौल अभी भी भारी था। नाश्ते के बाद गोपाल जी ने जानबूझकर ऊंची आवाज में कहा, सरोज हम लोग घूमने जा रहे हैं तो तुम्हारे लिए 2 नई सूती की साड़ियां ले आते हैं और मैं भी अपने लिए एक कुर्ता पजामा खरीद लूंगा। 3 साल हो गए हैं कुछ नया नहीं लिया। इतना सुनते ही बेटे बहू का गुस्सा फिर भड़क गया। नितिन बोला, पिताजी अब हम आपको इस घर में नहीं रख सकते, आपने सारी हदें पार कर दी हैं। इस उम्र में घूमने का नाटक कर रहे हैं, अगर इतना ही शौक है तो कहीं और जाकर रहिए। गोपाल जी ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, ये घर मेरा है बेटा, मैंने अपनी नौकरी की जमा पूंजी से बनवाया है, कानूनी तौर पर भी यह घर मेरा ही है।
इसलिए अगर किसी को यहाँ से जाना होगा तो वह तुम लोग होगे। हम कल घूमने जा रहे हैं, जब तक हम लौट कर आए तब तक तुम अपना रहने का इंतजाम कर लेना। ये सुनते ही बेटे बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि गोपाल जी ऐसा भी कह सकते हैं। फिर भी कविता बोली, अगर आप हमें निकाल दोगे तो इतने बड़े घर में अकेले क्या करोगे? कौन आपकी देखभाल करेगा? गोपाल जी बोले, जब हमारे हाथ पैर चल रहे हैं तब तो तुम हमें रोकती हो, और जहाँ तक देखभाल की बात है, इस घर में 2 किराएदार रख लूंगा और एक काम वाली लगा लूंगा। अपनी पेंशन से आराम से जिंदगी जी लूंगा। उस दिन गोपाल जी अपनी पत्नी को लेकर बाजार गए। उनके लिए साड़ियाँ खरीदी, अपने लिए कपड़े खरीदे। अब बहू चुप थी क्योंकि उसे समझ आ गया था कि अब उसके ससुर पहले वाले नहीं रहे। अगले दिन सुबह दोनों पति पत्नी अपना सामान लेकर एयरपोर्ट पहुंचे। पहली बार हवाई जहाज देखकर सरोज जी बच्चों की तरह खुश हो रही थी। अरे ये तो सामने से इतना बड़ा लगता है, आसमान में उड़ता था तो कितना छोटा दिखाई देता था। गोपाल जी अपनी पत्नी की खुशी देखकर मुस्कुरा रहे थे। दोनों का वह सफर किसी सपने से कम नहीं था। वे दोनों जगन्नाथपुरी पहुंचे, मंदिरों के दर्शन किए, नाव की सैर की, समुद्र किनारे बैठे घंटों बातें करते रहे। जिंदगी में पहली बार उन्होंने बिना डर और बिना रोक टोक के अपने लिए समय निकाला था। समुद्र किनारे बैठे हुए गोपाल जी बोले, सरोज, क्या बूढ़े हो जाने से इंसान की इच्छाएं खत्म हो जाती हैं? क्या हमें अच्छा पहनने, अच्छा खाने और कहीं घूमने का हक नहीं रहता? वह तो भगवान का शुक्र है कि हमें पेंशन मिलती है, तो आज हम अपने पेंशन के दम पर अपने बच्चों के सामने बोल पाए। लेकिन मुझे तो चिंता उन माता पिता की होती है जो अपना सब कुछ अपने बच्चों पर लुटा देते हैं और बुढ़ापे के लिए अपने पास कुछ भी नहीं रखते हैं। फिर वह बच्चे तो अपने माता पिता को एक एक चीज के लिए परेशान कर देते होंगे। कैसे वह अपना बुढ़ापा काटते होंगे। हाँ, आप सही कह रहे हो। आज आपको पेंशन मिल रही है, इसलिए आज आप अपने सपने को पूरा कर पाए हो, वरना जगन्नाथपुरी तो बहुत दूर की बात है। हमारा बेटा तो अपने पैसों से हमें हरिद्वार भी न ले जा पाए। खैर छोड़ो इन सब बातों को, तुम बस इधर आराम से घूमो, आराम से रहो। दोनों पति पत्नी इतने आराम से भगवान जी के दर्शन करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, समुद्र के किनारे बैठकर ढेरों बातें करते हैं। 101 दिन कैसे निकल गए उन्हें पता ही नहीं चला। 12 दिन बाद जब वह घर वापस लौट आए तो देखा बेटे बहू उदास होकर घर के आंगन में बैठे हुए थे। जैसे ही गोपाल जी घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो देखा बेटा बहू आंगन में उदास बैठे थे। जैसे ही गोपाल जी अंदर आए दोनों उनके पैरों पर गिर पड़े। पिताजी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हमें घर से मत निकालिए। बाहर किराए के छोटे से फ्लैट का किराया ही कम से कम 15,000 है। अपना घर छोड़कर कहाँ जाएंगे? कविता भी रोते हुए बोली, माँ जी, अब हम लोग आपको कभी कुछ नहीं कहेंगे, आप लोग जैसे चाहे वैसे रहिए। गोपाल जी समझ चुके थे कि अब बहू बेटों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, तुम लोग यहाँ रह सकते हो, लेकिन अब से पूरी पेंशन तुम्हें नहीं मिलेगी। घर के खर्च के लिए मैं सिर्फ 12,000 दूंगा, बाकी पैसे अपने पास रखूंगा। हमारी भी दवाएं हैं, हमारे भी छोटे मोटे खर्च हैं। हर बात के लिए तुमसे हाथ फैलाना अब मुझे मंजूर नहीं। ठीक है पिताजी, जैसा आपको ठीक लगे, नितिन धीरे से बोला। फिर उसने अपनी पत्नी से कहा, जाओ माता पिता जी के लिए अदरक वाली चाय बनाकर लाओ, सफर से थक गए होंगे। गोपाल जी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। वह सोच रहे थे कि अगर उन्होंने अपने लिए ये कठोर फैसला ना लिया होता तो शायद जिंदगी भर बेटे बहू उन्हें इसी तरह दबाकर रखते। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में अपने सम्मान के लिए थोड़ा कठोर बनना पड़ता है, थोड़ा अपने बारे में भी सोचना पड़ता है, क्योंकि दुनिया तो हमेशा कुछ ना कुछ कहती ही रहेगी। जब अपने ही बच्चे हमें सुनाने से पीछे नहीं हटते तो बाहर वालों से क्या उम्मीद करना। अगर आपके हाथ में अपने खर्च का सहारा है तो इतनी इज्जत जरूर बनाकर रखिए कि कोई आपको दबाने की हिम्मत ना कर सके। अपने दम पर जी गई जिंदगी ही असली सम्मान वाली जिंदगी होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही और कहानियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।